गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के सेशन में हम 3 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक एक फैक्ट को डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। 3 अप्रैल के करंट अफेयर पर चलने से पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिनका आंसर आपको कमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया? सेकेंड, 58th ज्ञानपीठ अवार्ड किसे प्रदान किया गया? और थर्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कब शुरू की गई? प्रीवियस सेशंस में हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आप इजीली इनका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाओगे। और वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो कुछ और क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, उनका आंसर भी दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। 3 अप्रैल का सबसे पहला करंट अफेयर, जुडिथ सुमीनवा तुलुका। नाम थोड़ा अजीब है, एक बार सुन लो। जुडिथ सुमीनवा तुलुका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला पीएम नियुक्त की गई? तो ये पहली महिला पीएम बनी है अफ्रीकी देश रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। इसे डेमोक्रेटिकल रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या कॉन्गो गणराज्य के नाम से जाना जाता है। अफ्रीकन कंट्री है ना, मध्य अफ्रीका का एक देश है कॉन्गो गणराज्य। इसकी हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है कॉन्गो गणराज्य के इतिहास में जुडिथ सुमीनवा तुलुका। ओके, यहां पर इनकी नियुक्ति की गई कांगो गणराज्य के प्रेसिडेंट के द्वारा, जिनका नाम है फेलिक्स सेसी कैदी। ये भी काफी सुर्खियों में रहते हैं, इनकी भी काफी न्यूज सुनने को मिलती है, तो इन्हें भी याद रखिए कि प्रेसिडेंट कौन रिपब्लिक ऑफ कांगो के, तो ये है फेलिक्स सेसे कैदी। और इन्होंने पहली महिला पीएम को नियुक्त किया है जिनका नाम है जुडिथ सुमीनवा तुलुका। कांगो गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ कांगो की पहली महिला पीएम नियुक्त की गई। इनके पहले इस पद पर जिन मिशेल सामा लुकोंडे थे, लेकिन इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और नए पीएम के रूप में रिपब्लिक ऑफ कांगो या फिर डेमोक्रेटिकल रिपब्लिक ऑफ कांगो के पीएम के रूप में नियुक्त की गई पहली महिला जुडिथ सुमीनवा। क्लियर? अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है, मध्य अफ्रीका में आता है ये देश। इसकी कैपिटल है किनशासा। ओके, किनशासा कैपिटल है। अगर हम मैप पे इसकी लोकेशन देखने जाते तो यहां पर आपको देखने को मिलता रिपब्लिक ऑफ कांगो। देखिए, नेबर कंट्री, इसके बारे में काफी सारी नेबर कंट्री है, छोटी छोटी भी काफी सारी है, युगांडा, बरुंडी, पर याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो डायरेक्टली याद कर लो कि पहली महिला पीएम नियुक्त की गई कहां पर? रिपब्लिक ऑफ कांगो में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पर आइए। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का कुल डिफेंस एक्सपोर्ट कितना रहा? तो यहां पर नॉर्मली कुल डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में इसके आंकड़े जारी किए हैं और इनके अनुसार भारत में 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में भारत का ऑल ओवर डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपए का रहा है, जो कि पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था उससे ऑलमोस्ट 32.5% ज्यादा है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी याद रखिएगा। रिपीट करता हूं, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट कितना रहा? तो यह है 21,083 करोड़ रुपए। ओके, 21,083 करोड़ रुपए। लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो इस बार हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है 32.5%। ओके, देखते हैं। तो ये समझ में आ गया। अगर हम अमेरिकी डॉलर में इसे कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट 2.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट है। लास्ट ईयर के फाइनेंशियल ईयर की तुलना में ये 32.5% ज्यादा है, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट था ये 15,920 करोड़ रुपए का था और अब ये बढ़कर कितना हो गया? 21,083 करोड़ रुपए। कंफर्म? ठीक है। इसके अलावा अगर हम एक डिकेड, एक दशक की तुलना करें तो 2013-14 से इस साल की तुलना करें तो पिछले 10 साल में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 31 गुना तक बढ़ा है। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 60% और गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है इस डिफेंस एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट 40%।
ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ने डिफेंस एक्सपोर्ट किया है 60% तक, और 40% एक्सपोर्ट हुआ है गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी डिफेंस कंपनियां हैं, जैसे मझगांव डॉक है और काफी सारी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, तो इनके द्वारा बाकी का एक्सपोर्ट किया गया। तो ऑल ओवर अगर पर्टिकुलर करोड़ में पूछी जाए तो ये कितना है, 21,083 करोड़ रुपए डिफेंस एक्सपोर्ट, और लास्ट ईयर की तुलना में 32.5% की बढ़ोतरी हुई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चर्चित भोजशाला और कमाल मोला मस्जिद परिसर किस राज्य में स्थित है? तो काफी सुर्खियों में रहते हैं, काफी विवादित और डिस्प्यूटेड जगह है हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में। भोजशाला और कमाल मोला मस्जिद ये स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। एमपी का एक पर्टिकुलर जिला है धार, वहां पर भोजशाला स्थित है, और उसी के टेरिटरी में कमाल मोला मस्जिद भी देखने को मिलती है। तो काफी डिस्प्यूट होता है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, तो ये प्लेस काफी सुर्खियों में रहता है, काफी बार बार न्यूज में आ जाता है। और अभी ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि यहाँ पर देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक सर्वे चल रहा है, ये देखने के लिए कि जो बेसिक जमीन है वहां पर सबसे पहली बार दोनों में से किस पक्ष के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, मतलब जो शुरुआत है उस जमीन पर वो किस पक्ष के द्वारा की गई थी, किस पक्ष का सबसे पुराना वहां पर चिन्ह देखने को मिलते हैं किसी भी प्रकार के, तो जिससे सिद्ध हो सके कि वो एक्चुअल में जगह किस धर्म से बिलोंग करती है, किस धर्म से रिलेटेड है। बिलोंग मतलब रिलेटेड बोलने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, किस धर्म से रिलेटेड है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका सर्वे कर रहा था। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि भैया एएसआई के इस जो सर्वेक्षण है उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से अभी इनकार कर दिया है, और ये जो सर्वेक्षण चल रहा है ये आगे भी जारी रहेगा। ओके, अब यहां पर भोजशाला की बात करें तो ये 11वीं सेंचुरी का एक संरक्षित प्लेस है एएसआई का। अगर हम इतिहास खंगालने जाते हैं तो इतिहास में हमें जानकारी मिलती है कि परमार वंश का कभी मालवा रीजन पर शासन था मध्य प्रदेश में। उस परमार वंश में एक शासक हुए जिनका नाम था राजा भोज, उनके द्वारा धारा नगरी को अपनी कैपिटल बनाया गया था, जो एमपी में वर्तमान में धार है, और वहां पर भोजशाला का निर्माण किया गया था संस्कृत विद्यालय के रूप में। तो ये इतिहास में साक्ष्य देखने को मिलते हैं भोजशाला से रिलेटेड, लेकिन वहां पर बहुत ही प्राचीन मस्जिद भी देखने को मिलती है इस भोजशाला के क्राइटेरिया में, टेरिटरी में, तो इसलिए बार बार विवादित हो जाता है। बसंत पंचमी अगर फ्राइडे को पड़ती है तो उस समय नमाज का भी समय होता है, और फिर बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा भी होती है, तो इस समय थोड़े से हालात हमें बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। पर ठीक है, हिंदू इसे देवी सरस्वती का स्थान मानते हैं और मुस्लिम इसे कमाल मोला मस्जिद के रूप में देखते हैं, इसलिए ये एरिया काफी सुर्खियों में रहता है, मध्य प्रदेश के धार में स्थित है। कंफर्म। अगले क्वेश्चन पर आइए। अप्रैल माह में किस दिन वर्ल्ड ऑप्टिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑप्टिज्म अवेयरनेस डे हर साल मनाया जाता है 2 अप्रैल को। ओके, डेट याद रखिएगा। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस या वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया मनाया जाता है, या जागरूकता के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर थीम पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट है ये। तो 2024 में जो थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइस, ठीक है, 2024 में इस डे की थीम है। 2 अप्रैल को मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि शुरुआत हुई थी 2008 में। कब ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व वर्ड यूज कीजिए यहां पर, ये जरूरी है, सेलिब्रेट की जगह ऑब्जर्व किया जाता है 2 अप्रैल को। ओके, शुरुआत की गई थी सबसे पहली बार 2007 में। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने घोषणा की थी कि भैया हम ऑप्टिज्म जो डिसऑर्डर है उसके जागरूकता के लिए पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड ऑप्टिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाएंगे। 2007 में इन्होंने घोषणा की, लेकिन मनाया कब गया ये इंपॉर्टेंट है। तो 2008 में पहली बार 2 अप्रैल को इसे ऑब्जर्व किया गया। कंफर्म। अब यहां पर आपके दिमाग में जो सीधा सा क्वेश्चन आएगा, डाउट आएगा कि सर ये डिसऑर्डर एक्चुअल में है क्या? तो देखिए, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। नॉर्मली बच्चों में
दिमाग से संबंधित एक डिसऑर्डर है, बुद्धि से संबंधित एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है बच्चों में। ओके, ऐसे बच्चे जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब ऑटिज्म से प्रभावित हैं या पीड़ित हैं, ऐसे बच्चों का जो व्यवहार है नॉर्मली जो बच्चे हैं उनसे अलग देखने को मिलता है। मतलब उनका व्यवहार अलग है, उनके सोचने की क्षमता अलग है, उनका डिसीजन मेकिंग पावर अलग देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे ज्यादा सोशल इन्वॉल्व नहीं होते, समाज में घुल मिल नहीं पाते, बातचीत नहीं कर पाते नॉर्मली अच्छे से, मतलब प्रॉपर एक होता है ना बातचीत का भी तरीका होता है, तो इस तरह का उनमें कहीं ना कहीं डर रहता है। तो ऐसे बच्चों को डिसऑर्डर होता है ऑटिज्म का। ओके, बोल सकते हैं बुद्धि से संबंधित एक डिसऑर्डर है, दिमाग से संबंधित बच्चों में एक डिसऑर्डर है। इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। कब? 2 अप्रैल को। शुरुआत कब की गई? शुरुआत की गई थी 2008 में। कंफर्म? आगे आइए, अगला क्वेश्चन। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा कोरोना वायरस नेटवर्क पहल शुरू की गई? तो देखिए, कोरोना वायरस नेटवर्क पहल, इसे कोविनेट के नाम से या कोविनेट इनिशिएटिव के नाम से शुरू किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उद्देश्य क्या है? तो पूरे वर्ल्ड में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क तैयार किया जा सके। ओके, इसे ही नाम दिया गया है कोविनेट कैंपेन या इनिशिएटिव। ये शुरू किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत किया क्या गया? इसके तहत 21 देशों की 36 लेबोरेटरीज इस नेटवर्क में इंगेज की गई है और कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना के कैसे कैसे वेरिएंट आ सकते हैं, कोई वेरिएंट आता है तो उस पर रिसर्च करने के लिए, कोविड से वर्ल्ड को बचाने के लिए इनिशिएट लिया गया है कोविनेट नाम का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सारी डिटेल आपको यहीं पर पता चल गई तो क्लियर हो जाता है कि क्या इनिशिएट है कोविनेट, किसका है? तो WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कोरोना वायरस निगरानी में विशेषज्ञता वाली वैश्विक प्रयोगशालाएं जितनी भी है उनका ये एक नेटवर्क है जिसे WHO ने तैयार किया है। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि कोरोना का इन्वायरमेंट पर कैसा प्रभाव पड़ा है, पशुओं पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी को इवेल्युएट किया जाएगा इस स्कीम के तहत, इस कैंपेन या इनिशिएटिव के तहत WHO के द्वारा। ठीक है ना? ये मैं आपको बता चुका हूं कि 21 देशों की 36 लेबोरेटरीज को इसमें इन्वॉल्व किया गया। भारत की भी काफी सारी संस्थाएं हैं, लेबोरेटरीज है, जैसे कि देखिए नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, और इसके अलावा ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। ये भारत के ऐसे लेबोरेटरीज हैं, ऐसे संस्थान हैं जो कि WHO की इस इनिशिएट में इन्वॉल्व है। ओके, तो इसे नाम दिया गया है, WHO का इनिशिएट है कोविनेट, WHO का कैंपेन है। ठीक है, WHO की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ सेक्टर के लिए काम करने वाला यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर का है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। 194 मेंबर कंट्री है और अध्यक्ष आपको याद रखना चाहिए टेड्रोस एडोनॉम घेब्रेसस वर्तमान में WHO के अध्यक्ष के पद पर है। आगे, नेशनल मेंस खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस राज्य ने जीता? तो नेशनल मेंस खो खो चैंपियनशिप 2024 का जो टाइटल है वो मेंस और विमेन दोनों ही वर्गों में महाराष्ट्र की खो खो टीम ने अपने नाम किया। आयोजन कहाँ हुआ? तो इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। ओके, और इस साल ये 56th नेशनल खो खो चैंपियनशिप थी। ओके, महाराष्ट्र की पुरुष टीम ने जो मेंस वर्ग का टाइटल है वो रेलवे को 2 अंकों से हराकर अपने नाम किया। तो यहां पर मेंस टाइटल भी महाराष्ट्र के पास आया और विमेंस टाइटल भी महाराष्ट्र की खो खो टीम के पास ही आया। मेंस टाइटल के लिए महाराष्ट्र ने हराया रेलवे को, तो विनर हो जाता है महाराष्ट्र स्टेट की खो खो टीम और रनर अप हो जाती है रेलवे की खो खो टीम। वहीं पर अगर हम विमेंस कैटेगरी की बात करें तो इसमें विनर हो जाती है महाराष्ट्र
और इसने हराया फाइनल में इंडियन एयरपोर्ट प्राधिकरण को। तो इंडियन एयरपोर्ट प्राधिकरण की खो खो टीम यहां पर रनर अप हो जाती है विमेंस कैटेगरी। ओके, नेशनल खो खो चैंपियनशिप है ये, आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। आयोजन कौन करवाता है? तो आयोजन करवाता है भारतीय खो खो महासंघ। भारत में खो खो गेम्स को रेगुलेट करने वाली ये भारत की सबसे बड़ी संस्था है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष सुधांशु मित्तल है। ओके, भारत की किस महारत्न कंपनी ने, ओके, महारत्न कंपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होगा, आपको समझ में आना चाहिए। भारत की किस महारत्न कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी में स्कॉच इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस अवार्ड 2024 जीता है? तो ये कंपनी है आरईसी, मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। भारत की महारत्न कंपनी, इसने हाल ही में स्कॉच इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस अवार्ड 2024 को अपने नाम किया रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी में। ठीक है ना, यहां पर आप इमेज देख सकते हैं। क्यों दिया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करने के लिए आरईसी को हाल ही में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, देखिए स्कोच ईएसजी अवार्ड की बात करें तो उन संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने इन्वायरमेंटल क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में या तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम किया हो, किसी भी प्रकार से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी योगदान दिया, तो ऐसे किसी भी कंपनीज को यह पुरस्कार दिया जा सकता है। इस साल किसको दिया गया? आरईसी को दिया गया। कौन है ये? तो आरईसी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, जो कि भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है इसके अंतर्गत काम करती है और भारत की एक महारत्न कंपनी। इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था 2022 में। इस कंपनी की स्थापना की गई थी जुलाई 1969 में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और एमडी के रूप में विवेक कुमार देवागन कार्यरत है। विवेक कुमार देवागन, ठीक है, अध्यक्ष, प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक है। ठीक है, आरईसी के पावर सेक्टर की कंपनी है, महारत्न कंपनी है। ठीक है, चल, किस स्थान पर भारत का पहला ट्राई सर्विस डिफेंस स्टेशन, ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन खोला जा रहा है? तो देखिए, अभी तक भारत में तीनों सेनाएं एक जगह से काम कर सके। देश में अगर कोई भी सिचुएशन आती है, इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, कोई भी हमला हो जाता है, तो ऐसे केस में भारत की जो तीनों आर्मी है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, वो एक ही स्टेशन से एक साथ रिएक्ट कर सके ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में। इसीलिए भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन खोला जा रहा है महाराष्ट्र के मुंबई में। आंसर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि ये भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन है ना। कहां खोला जा रहा है? मुंबई में। सशस्त्र बल सेना मुंबई के द्वारा ही मुंबई में इसकी स्थापना की जाएगी। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, ठीक है ना, आर्मी और इसके अलावा नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों ही एक जगह से किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन में रिएक्ट कर सके, इनके मध्य में आपसी समन्वय और तालमेल की स्थापना की जा सके, इस उद्देश्य से स्थापित किया जा रहा है ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन महाराष्ट्र के मुंबई में। वर्तमान में कोई भी ऐसा रक्षा स्टेशन नहीं है जहां पर तीनों सेनाएं कॉमनली काम कर सके। कमांड है लेकिन स्टेशन नहीं है, तो ये पहला है महाराष्ट्र के मुंबई में। भारत के तीनों सेना प्रमुख की बात करें तो भारत में थल सेना प्रमुख वर्तमान में मनोज पांडे, वायु सेना प्रमुख कौन? विवेक राम चौधरी, और नौसेना प्रमुख के पद पर देखने को मिलते हैं राधा कृष्णन हरि कुमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो एकमात्र इंडियन वेट लिफ्टर जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है, यह है भारत की मीराबाई चानू। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मीराबाई चानू ओलंपिक में किस गेम से संबंधित है? तो ये वेट लिफ्टर है, इंडियन वेट लिफ्टर, एकमात्र ऐसी वेट लिफ्टर अभी तक जिन्होंने
पेरिस ओलंपिक 2024 में क्वालिफाई किया। ठीक है ना, यह है मीराबाई चानू। थाईलैंड के फुकेट में हाल ही में IWF वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्रुप बी कैटेगरी में ये तीसरे स्थान पर रही थी और इन्होंने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल कर लिया। तो अब पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगी इंडियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू। पेरिस ओलंपिक में शामिल होने वाली भारत की अभी तक एकमात्र वेटलिफ्टर। क्या होता है कि कोई भी ओलंपिक होता है तो उसके पहले, ओलंपिक के पहले वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप होती है और वर्ल्ड कप भी आयोजित किया जाता है। अगर कोई, कुछ क्राइटेरियाज हैं, अगर कोई इनमें पार्टिसिपेट करता है और कुछ एक स्टैंडर्ड का प्रदर्शन करता है तो उसे ओलंपिक में कोटा दिया जाता है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट का ग्रीन कार्ड दिया जाता है। आप ऐसे समझिए। तो देखिए, वेट लिफ्टरों को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कोटा हासिल करने के लिए 2023 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लेना था और 2024 के वर्ल्ड कप में भाग लेना था। तो मीराबाई चानू ने इसमें भाग लिया और एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का प्रदर्शन किया, तो अब ये पेरिस ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगी। भारत की पहली वेट लिफ्टर है जिन्होंने पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। कहाँ से बिलोंग करती? तो ये भारत के मणिपुर राज्य से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू, किस स्टेट से? मणिपुर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। कर्णम मल्लेश्वरी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सिडनी ओलंपिक जो कि सन 2000 में हुआ था। इसके बाद वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू मेडल लेकर आने वाली दूसरी इंडियन। ओके, इन्हें 2018 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जा चुका है और 2018 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था मीराबाई चानू को। आगे आ जाएं, लास्ट क्वेश्चन। अवैध ऋण देने वाले ऐप्स पर नजर रखने के लिए कौन सा बैंक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी मतलब डिजिटा का गठन करेगा? तो डिजिटा जो कि एक एजेंसी होगी, एक संस्था होगा, इसका पूरा नाम है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। इसका गठन करने वाला है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक के नाम से समझ में आ जाएगा, ऐसे सारे काम रिजर्व बैंक ही कर सकता है, इसकी ही अथॉरिटी है। क्या? तो देखिए, अब अगर किसी भी कंपनी को फाइनेंशियली वर्क करना है, बैंक से संबंधित या फाइनेंशियल सेक्टर का कोई भी काम करना है, तो उसे अब परमिशन लेनी पड़ेगी डिजिटा से। डिजिटा उसका वेरिफिकेशन करेगा, वेरीफाइड होने के बाद डिजिटा वो सारी इंफॉर्मेशन भेजेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर उसको रजिस्टर्ड करेगा उस कंपनी को, ऐप को, कि हाँ भैया ये ऑथराइज्ड कंपनी है या बैंक है या ऐप है। तो अब कोई भी आम नागरिक इनसे ऋण ले सकता है, इनसे मदद ले सकता है, मतलब ऋण ले सकता है, इनका ग्राहक बन सकता है। तो अगर किसी भी नागरिक को इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई कौन सा ऐसा ऑथराइज्ड ऐप है जो कि विश्वसनीय है, मतलब सीधी सी बात है, अगर आरबीआई उसको परमिट करेगा, आरबीआई रजिस्टर्ड करेगा, तो समझ में आ जाएगा कि वो विश्वसनीय है ना। तो आम नागरिक भी भरोसा कर सकता है और ऐसे ऐप से लोन ले सकता है, जैसा भी वो दे तो लोन ले सकता है, ताकि आम नागरिक के मन में भी विश्वास बना रहे कि हाँ भैया डूबेंगे नहीं या फिर हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो इसके लिए आरबीआई ने डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी मतलब डिजिटा नाम का एक एजेंसी का गठन करने का मन बनाया है। अब इसका गठन किया जाने वाला है। उद्देश्य क्या है? भारत में फाइनेंशियल क्राइम को रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य। कंफर्म? चलिए, तो यहां पर हमने 3 अप्रैल के सभी करंट अफेयर को डिटेल में समझ लिया। एक एक फैक्ट, एक एक डिटेल यहां पर बहुत ही इजी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर जो हमने डिस्कस किए थे, उनको यहां पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, 6th हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों में बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर द प्लेयर ऑफ द ईयर, अवार्ड फॉर मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? कौन थे ये? हार्दिक सिंह, भारत के हॉकी खिलाड़ी। कल के सेशन में डिस्कस किया था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक को नियुक्त किए गए, तो कौन थे? शेफाली बी शरण। इसके बाद 1 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
किस कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? तो यह है हिल्टन यंग कमीशन, है ना। इसी की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। निम्न में से किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में मेंस सिंगल का खिताब जीता? तो जॉनिक सिनर। सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो यह दिया गया प्रोफेसर मीना चरंदा को। इसके बाद भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अल कंबार जहाज को बचाया है। ये किस देश का जहाज है? तो किसका है? ईरान का। आगे आए, चर्चा में रहा कच्छा तीवू द्वीप भारत और किस देश के मध्य में स्थित है? किसके मध्य में है? भारत और श्रीलंका के मध्य में, पाक स्ट्रेट में स्थित है। किस राज्य के जापी, जो कि एक शंकुकार टोपी है पारंपरिक, इसे जीआई टैग दिया गया? तो जापी असम राज्य की पारंपरिक शंकुआकार टोपी है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त की गई? तो यह है जयश्री दास वर्मा। और लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? चर्चा में रहा शेगेन क्षेत्र, शेगेन एरिया किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आ जाइए लास्ट डे के क्वेश्चन ऑफ द डे। किस राज्य ने काजी नेमू फल को राजकीय फल घोषित किया? तो यह है भारत का असम राज्य। पहली बार यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय अरेबियन तेंदुआ दिवस 10 फरवरी को मनाया गया, है ना। और लास्ट क्या था? किस राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना शुरू की? तो ये पंजाब गवर्नमेंट की योजना है। पंजाब के सीएम भगवत मान ने कुछ समय पहले ही इसे अनाउंस किया था पंजाब राज्य में। कंफर्म? तो आई होप आपको लास्ट डे के जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किए थे वो भी इजीली समझ में आ गए होंगे, आपका रिवीजन भी हो गया। और आज के सेशन में भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़े हैं। कोई भी डाउट हो तो एक बार रिवाइज करके वीडियो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और शुरू में जो मैंने आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछे हैं उनका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।